सभी भाइयों की कमर गर्दन सीधी, सीना सतर्क, हाथ जुड़े हुए, आंखें बंद। सभी भाई आत्म शांति की प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो। उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं। और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तेरी इच्छा चले, मेरी नहीं। यह काम करता है अगर मैं करने दूं तो। जय माई की, जय गुरुदेव। नमस्कार, मेरा नाम सचिन जोशी। मैं समर्पण नशा मुक्ति केंद्र में एज ए काउंसलर काम करता हूँ। मुझे कई सारे लोग पूछते हैं एक सवाल कि नशा मुक्ति केंद्र की ज़रूरत या नशा मुक्ति केंद्र में कब पेशेंट को एडमिट करना चाहिए। तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। एक आदमी जब नशा शुरू करता है तब वो कभी ये चीज़ नहीं सोचता कि उसको कभी नशा मुक्ति केंद्र में एडमिशन होना पड़े या करना पड़े। वो कभी ये नहीं सोचता कि उसके इतने नुकसान होंगे, उसकी इतनी मजबूरियाँ बढ़ेगी, उसकी इतनी समस्याएं बढ़ेगी। उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज आपको बताऊं कि एक आदमी को नशा मुक्ति केंद्र में खुद से जाना या उसके परिवार को भर्ती करना कब ज़रूरी हो जाता है। एक बात कि जब से उसके जीवन में नशा आया है, एक स्तर ऐसा आएगा उसके जीवन में कि उसकी जो क्वांटिटी है नशे की वो दिन ब दिन बढ़ने लगेगी और उसकी क्वालिटी जो है, लाइफस्टाइल जो है, वो दिन ब दिन कम होने लगेगी, लोअर नीचे नीचे जाने लगेगी, उसके नुकसान बढ़ने लगेंगे। प्लेजर लेवल जो है नशे का जो सुरूर आता है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और उसका पेन लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ 1 महीना 2 महीना 3 महीने में हो। इसको लग सकता है समझो 1 साल 2 साल, डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, कौन सा नशा है, कितनी क्वांटिटी में है, क्या कर रहा है, कितना नशा कर रहा है, उसकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, वो कैसे बैकग्राउंड से है, कैसे सर्कमस्टेंसेस में रहता है, उसके इनपुट क्या है, उसका इनकम क्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसको आनी है तो 1 साल में आएगी कि 2 साल में आएगी। लेकिन ये बात सच है, अगर आदमी एडिक्शन इस बीमारी में अगर ग्रसित होता है तो एक बात 101% श्योर है कि वो नशा नहीं करता है, उसको नशा करता है। मतलब वो शराब नहीं पीता है, उसको शराब पीती है। डिपेंडेंसी है। अगर डिपेंडेंसी है और वो आपकी जो जीवन में जो कार्य क्षेत्र है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक और स्पिरिचुअल एंड नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट वी कैन से एक सेक्सुअल लाइफ जो रहती है उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त पड़ता है। अब इन सभी क्षेत्रों में अगर मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, सोशल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल एंड सेक्सुअल, इसके अलावा जीवन में और कुछ नहीं है और इस सभी पे उसका अगर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है और फिर भी वो करता है और नशे की वकालत करता है, जैसे कि कभी दोष देना, ब्लेम करना, जस्टिफाई करना, एक्सक्यूज देना, इसका सहारा लेकर वो खुद नशे की वकालत करता है, जबकि वो चीज़ ये जानता है, शुरुआत से ही जानता है कि ये चीज़ नशा ये सही नहीं है। कभी कभार करके जो सोचने वाला व्यक्ति है वो रोज़ करने लगा, इतना करने लग गया कि उसका जीवन डिस्टर्बेंस से भरने लग गया। फिर वो उसको छोड़ नहीं रहा, उसकी वकालत कर रहा है नशे के लिए। बहाने 16,000 बहाने नशा करने के, रोज़ कोई ना कोई बहाना मिले जाएगा। आज क्यों है तो आज संडे इसलिए कर लिया, आज क्यों है तो आज मंडे इसलिए कर लिया, आज क्यों है तो आज मैच है इसलिए कर लिया, आज मैच नहीं है इसलिए कर लिया। कुछ भी बहाने करके वो नशे की वकालत करता है, नशे के लिए बहाने ढूंढता है और वो ये नहीं जानता कि नशा उसकी मजबूरी। अगर वो नहीं करता है तो उसको तकलीफ चालू हो जाती है, परेशानी चालू हो जाती है, उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। एक नशेबाज एक समय में अगर देखा जाए तो वो बहुत अच्छा व्यक्ति होता है। घर वाले, मेरे यहाँ जितने भी पेशेंट आते हैं उनके घर वालों का, सभी का कहना, करीब करीब सभी का कहना यही होता है कि अगर ये नशा नहीं करता है तो इसके जैसा लड़का नहीं है। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि वो नशा करता है तो फिर बुरा बन जाता है। नशा बुरा बनाने वाली चीज़ है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नशा गलत चीज़ है, लेकिन फिर भी वो नशा करता है और उसको सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उसको ये पता ही नहीं है कि वो बीमार है। वो एडिक्शन इस नाम की बीमारी से ग्रसित है और फिर बार बार वो परिस्थितियों को दोष दे, कभी माता पिता को दोष दे, कभी पैसे के दोष दे, कभी प्रमोशन का बहाना बनाए, कुछ ना कुछ कारण करके वो चीज़ वो करता है और इसके कारण एट द एंड वो एक ही रिजल्ट पाता है कि नशे का क्वांटिटी बढ़ गया, प्लेजर लेवल कम हो गया और पेन लेवल बढ़ गया। पेन लेवल बढ़ा तो नशा भी बढ़ा लिया।
पेन लेवल और बढ़ा तो नशा और बढ़ा लिया। कुछ लोगों का पेन लेवल बढ़ गया, नशा बढ़ गया, तो उन्होंने 2-2 नशे करना शुरू कर दिया। कुछ 2-2 नशे में भी संतुष्ट नहीं हो पाए तो 3। अगर आदमी 100 नशे भी कर ले तो भी वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। नशे में आदमी कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। एक नशेबाज कभी भी सेटिस्फैक्शन लेवल तक नहीं पहुंच सकता। नशेबाज हमेशा सीकिंग प्लेजर के मोड में रहेगा, हमेशा वो सुरूर को ढूंढता रहेगा। जो सुरूर आता है उसमें नशेबाज कभी खुश नहीं होता। और एक स्थिति आती है जब नशेबाज सीकिंग प्लेजर से सीधा पेन लेवल में चला जाता है। और एक बार ऐसी भी होती है कि अगर नशा नहीं करेगा तो तकलीफ होती है शारीरिक मानसिक तरीके से, जीवन को फेस नहीं कर पाता। काम करना है तो भी नशा करना है, खाना खाना है तो भी नशा करना है, नहीं खाना है तो भी करना है, सोना है तो भी करना है, जागना है तो भी करना है। हर चीज़ में उसको नशे का ज़रूरत पड़ने लगता है। और ये सब मजबूरियाँ जब हो जाती है फिर उसका माइंड ये कहता है कि नशा एक प्लेजर है। ये प्लेजर नहीं, ये ट्रैप है, एक जाल बिछाया हुआ है। क्योंकि ये बीमारी का नाम है कनिंग एंड बैफलिंग डिसऑर्डर, चतुर चालाक बीमारी है। और इसमें हमारा ब्रेन हमारे खिलाफ काम करता है लेकिन हमको पता नहीं होता। और ये तब पता चलता है जब हम नशे को रोक लेते हैं और एब्स्टिनेंस पीरियड में जाते हैं, जब डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, तब जीवन की वास्तविकता समझ में आती है। अगर ऐसा है तो शायद मैं ये कह सकता हूँ कि हर नशेबाज कभी ना कभी नशे के बाद में ये विचार ज़रूर करता होगा कि यार बंद करते हैं या कम करते हैं। लेकिन ना ही वो बंद कर पाता है ना कम कर पाता है। वो तभी कर पाता है जब उसको एक्सटर्नल मदद मिलती है, जैसे कि समर्पण नशा मुक्ति केंद्र की जब उसको मदद मिलती है तब वो बंद कर पाता है और जीवन की वास्तविक सच तक पहुंच पाता है, जहाँ पर उसको बीमारी क्या है इसके बारे में समझ में आता है, होश में आ जाता है। नशे में तो वो बेहोश है, होश में नहीं है। अगर दिन के 24 घंटों में अगर एक आध घंटा आदमी बेहोशी में रहे तो शायद चल सकता है, लेकिन है तो रॉन्ग ही। लेकिन नशेबाज 1 घंटे के लिए नहीं, 2 घंटे के लिए नहीं, 3 घंटे नहीं, बहुत ज़्यादा नशा करने के लिए, नशा छुपाने के लिए, सब उसके 24 घंटे जो नशे के इर्द गिर्द विचारों में चल रहे हैं, तो जीवन कैसे बेटर होगा। मैं आकाश त्रिपाठी कानपुर का रहने वाला हूं। मैं समर्पण नशा मुक्ति केंद्र में पिछले 2 महीने से हूं और यहां आने से पहले मैं शराब का सेवन करता था, जिसकी वजह से मेरे जीवन में बहुत कठिनाइयां हुई। मेरा जीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया, जिसके बारे में मैं आज आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले तो जो अधोपतन मेरे जीवन में हुआ है वो मेरा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रूप से बोलते हैं, जिसमें कि मैंने घर पे झूठ बोलना शुरू कर दिया, अपने कर्तव्यों से भागना शुरू कर दिया, अपने घर वालों का दिल दुखाना शुरू कर दिया। हर छोटी बड़ी बातों में मैं टॉप प्रायोरिटी पे शराब को रखता था, उसके बाद किसी और चीज़ को रखता था। पैसे का सपोर्ट घर पे बिल्कुल नहीं करता था। मेरे पापा रिटायर हो चुके हैं, घर पे बिल्कुल भी उनको मैं फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करता था। तो स्पिरिचुअल रूप से मैं पूरी तरह से मेरे जीवन में अधोपतन हो गया था। उसके अलावा पारिवारिक रूप से अगर बात करें तो मेरा बहुत छोटा सा परिवार है, जिसमें मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरी वाइफ और मेरा बेटा है 1.5 साल का। तो मम्मी पापा के प्रति इज्जत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, क्योंकि पापा मुझे शराब पीने से रोकते थे और मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे दुश्मन हैं, कि वो मेरी आज़ादी मुझसे छीन रहे हैं। तो उनसे कई बार इस चीज़ को लेकर बहस भी हुई। मम्मी, कई बार उनकी तबीयत भी ख़राब होती थी, बहुत बुरे सिचुएशन में होते थे मम्मी पापा, लेकिन मैं हमेशा उनको छोड़ के बाहर शराब पीने चला जाता था, दोस्तों के साथ समय स्पेंड करता था, घर से बाहर रहता था, सिर्फ़ और सिर्फ नशे के कारण। और बात करें मेरी बीवी की, तो 2 साल पहले मेरी शादी हुई है। तो जब नई नई शादी होती है तो आदमी अपनी बीवी को बहुत समय देता है। मैंने वो कभी नहीं किया, कभी उसको बाहर घुमाने नहीं लेके गया, पिक्चरें दिखाने लेके नहीं गया। जहाँ मतलब छोटी से छोटी चीज़ अगर बात करें तो पानी पूरी खिलाने भी उसको बाहर लेके नहीं गया। तो वो भी काफ़ी इस चीज़ को लेके दुखी थी। मेरा बेटा है 1.5 साल का बेटा। जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैंने सोचा था कि मैं शराब छोड़ दूंगा, लेकिन उसके पैदा होने के सेलिब्रेशन में ही मैंने शराब पी और फिर वो चीज़ कंटिन्यू रही। मैंने अपने बेटे को भी कभी समय नहीं दिया। तो जो एक बच्चे के बचपन का समय होता है, जब वो चलना सीखता है, मम्मी पापा बोलना सीखता है, वो सब मैं कभी देख ही नहीं पाया, क्योंकि मैं शराब में पूरी तरह से लीन था। तो ये पारिवारिक अधोपतन था मेरा। इसके अलावा सोसाइटी में मैं बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं था। मैं दूर से आता था, मेरे रिश्तेदार, नेबर्स, जो आस पड़ोस के लोग थे, वो सब दरवाज़ा बंद कर लेते थे मुझे उनके घर की तरफ आता देखकर, ये सोचकर कहीं मैं उनसे पैसे ना मांग लूँ शराब पीने के लिए। उसके अलावा मेरे रिश्तेदारों में मैंने अपने ही भाई की, अपने ही मामा के बेटे की गाड़ी तोड़ दी नशे की हालत में।
इस कदर मैं उस पर नाराज़ हो गया था। तो ये सब बुरी चीज़ों ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है। उसके अलावा शारीरिक रूप से मुझे काफ़ी नुकसान हुआ। मेरी फिज़िकल हेल्थ पूरी तरह से ख़राब हो गई। मेरा लीवर फैटी हो गया। उसके अलावा सिरोसिस स्टार्ट हो गया मेरे लीवर में। तो जिन लोगों को सिरोसिस के बारे में नहीं पता है, सिरोसिस में अत्यधिक शराब पीने की वजह से आपके लीवर के सेल्स डैमेज होने लगते हैं और धीरे धीरे करके, जैसे कैंसर में अलग अलग स्टेज होती हैं, वैसे सिरोसिस में भी अलग अलग स्टेज होती हैं और धीरे धीरे करके आपका जो लीवर है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, वो फेल हो जाता है। तो मेरा सिरोसिस स्टार्ट हो गया था, मेरे सेल्स मरना शुरू हो गए थे। उसके अलावा मानसिक रूप से मैं कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खो चुका था। मैं लोगों से मिलने से कतराता था क्योंकि अपने मन में मुझे पता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता था कि शराब पीना मेरे लिए गलत है। लेकिन मैं लोगों से मिलने से कतराता था, उनको अवॉइड करता था, लोगों से झगड़े करता था, बहुत एग्रेसिव हो गया था। छोटी छोटी चीज़ों में जहाँ पे मेरी नहीं चलती थी, लोग मेरी बात नहीं सुनते थे, मैं सीधे लड़ाई पे उतारू हो जाता था। उसके अलावा फाइनेंशियली मैंने बहुत लॉसेस सहे। मेरी 2 अच्छी नौकरियां शराब पीने की वजह से छूट गई। जहाँ पे एक नौकरी मेरी छूटी क्योंकि मैं शराब पी के ऑफिस पहुँच गया। मैं घर पे शराब पी रहा था, ऑफिस से एकदम से फ़ोन आ गया कि कुछ ज़रूरी काम है, आ जाओ। तो मुझे जाना पड़ा। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे ऑफिस वालों को पता चल गया कि मैं शराब पी के आया हूँ और उन्होंने मुझे सीधे ही टर्मिनेट कर दिया। उसके अलावा दूसरी नौकरी भी मेरी छूटी इसी कारण से, क्योंकि शराब पीने की वजह से मैं अपने काम में रेगुलर नहीं था। मैं ऑफिस कभी जाता था, कभी नहीं जाता था। जब जाता था तब अधिकतर देरी से पहुंचता था क्योंकि पिछली रात देर रात तक शराब पी होती थी। तो इस वजह से मेरी नौकरी छूट गई। जो जितनी भी नौकरियां थी, सारी नौकरी मेरी शराब की वजह से छूटी हैं। उसके अलावा उधारी आ गई मेरे ऊपर काफ़ी, लगभग 4.5-5 लाख रुपए उधारी पे चला गया मैं, क्योंकि सैलरी जो आती थी जब वो ख़त्म हो जाती थी तो मैं उधार लेके शराब पीता था, तो जिसकी वजह से मुझे उधार लेना पड़ता था। मैं बहुत सारी उधारी में चला गया। तो ये फाइनेंशियल लॉस हुआ मेरा, जिसका मुख्य कारण शराब है। तो बहुत कोशिश करी मैंने बाहर शराब छोड़ने की। मेरे घर वाले मुझे मंदिर लेके गए, उन्होंने मुझे कई तरह की जड़ी बूटियों का सेवन करवाया कि मैं शराब छोड़ दूं। जब वो भी नहीं हुआ तो उन्होंने मुझे डॉक्टर को दिखाया। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मेरे सेशंस भी लिए थे, ऑनलाइन सेशंस लिए थे डॉक्टर ने मेरे, और मुझे कई तरह की दवाइयाँ दी थी जिससे मुझे शराब पीने का मन ना करे। लेकिन क्योंकि मैं बाहर था और मैं मेंटली उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मेरी ज़िंदगी में जो भी अस्त व्यस्तता है वो शराब की वजह से है, तो मैं कभी शराब छोड़ ही नहीं पाया बाहर। मैंने दवाइयाँ खाई, मैंने जड़ी बूटियाँ खाई, मैं मंदिर गया, मैंने बहुत तरीके अपनाए। घर वालों ने मुझे डांटा, डपटा, मारा, हर तरीके से समझाने की कोशिश करी, लेकिन मैंने शराब बंद नहीं करी। जब मैं डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ खाता था तो मेरी बॉडी में चेंजेस आते थे, जैसे कि मुझे शराब पीने की इच्छा नहीं होती थी, लेकिन मन ऐसी चीज़ है जिसको मैं रोक नहीं पाता था और जाकर शराब पी लेता था, जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स भी होते थे। मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था, मुझे चक्कर आते थे, कान में सीटी सी बजने लगती थी। तो इसके बावजूद मैं खुद को नहीं रोक पाता था। मेरा खाना पीना बिल्कुल बाहर कम हो गया था। मैं पूरे दिन में कुल मिला के 1 से 2 रोटी खाता था। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं शराब पीता था, जिसकी वजह से मुझे खाने की इच्छा ही नहीं होती थी। और मैंने कई बार कोशिश करी शराब छोड़ने की, 4 दिन 5 दिन खुद को रोक पाता था, बहुत ज़्यादा होता था तो, और फिर मैं शराब पीना शुरू कर देता था। तो शराब छोड़ना बाहर मेरे लिए बिल्कुल ही मुश्किल था और एक तरीके से बोलूँ तो नामुमकिन था। नमस्कार, आकाश त्रिपाठी मेरे पेशेंट हैं, मैं उनका काउंसलर हूँ। उनके साथ मेरी कई बार सीटिंग्स होती है, काउंसलिंग होती है, बातचीत होती है, एज ए फ्रेंड भी बातचीत होती है, क्लासमेट्स में भी बातचीत होती है, शुरुआत में भी बातचीत होती है, आजकल भी बातचीत होती है, लेकिन दोनों में अंतर बहुत है। पहले जब वो आए थे तो उस समय वो बहुत ज़्यादा परेशानियों से, गुस्से से डिस्टर्ब माइंडेड लग रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई था, क्या होगा वही चिंता बहुत ज़्यादा थी, कहीं ना कहीं अंदर गुस्सा खुन्नस लग रही थी, या शायद मेरे साथ गलत हो गया ऐसा उनके मन में चल रहा था। लेकिन डे बाय डे जब उन्होंने क्लासेस अटेंड करी, नशे की क्रेविंग खत्म हुई, डिटॉक्स पीरियड चला उनका, डे बाय डे उनका जब क्रेविंग खत्म हुआ वो नॉर्मल हो गए, शारीरिक रूप से क्रेविंग खत्म हो गई। उसके बाद उनको योगा करना है, शेयरिंग क्लास करना है, जो इनपुट सेशन है वो भी अटेंड करना है, भजन क्लास में भी बैठना है, एक शेड्यूल, प्रॉपर शेड्यूल।
जब उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया तो आज उनके अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक बदलाव हम देख पा रहे हैं। आज वो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग है, आज वो अपने फिजिकल हेल्थ के प्रति सजग है। उनके अंदर फिजिकली मेंटली बहुत सारा अच्छा सकारात्मक बदलाव है। आगे जीवन में क्या करना है इसके प्रति वो डेडिकेटेड है। जीवन में कहां कहां गलतियां हो रही है उसके बारे में वो रियलाइज कर रहे हैं। जैसे घर वालों के प्रति या घर वालों के साथ में झगड़ा करना, गुस्सा करना, मारपीट करना, या समाज में परिवार में कहीं पर भी एरोगेंस करना, चिल्ला चोट करना। डिटेल में बात करते हैं। उनका एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि वो ओपन माइंडेड है, सब चीजें वो मेरे सामने रख देते हैं सो दैट उनका एनालिसिस करना मेरे लिए आसान हो जाता है। कई सारे एडिक्ट अपनी चीजें बातें जो रहती है वो छुपाते हैं, लेकिन आकाश में एक पॉजिटिव चीज ये है कि वो जो भी है फाइनेंशियल हालत जो भी है, परिवार के हालात जो भी है, उनको क्या क्या लगता है वो भी है, सब मुझे ओपन माइंडेड ले एज ए फ्रेंड मुझे बताते हैं और मैं भी समझता हूं उनकी जो चीज है, क्योंकि उनका पहला एडमिशन है नशा मुक्ति केंद्र में, जहां तक उन्होंने मुझे बताया था। और मैं हमेशा यही चाहता हूं कि नशा मुक्ति केंद्र में पहला एडमिशन आखिरी एडमिशन हो। उसके लिए वो जो इंपॉर्टेंट चीज होती है डेडिकेशन, वो उनके अंदर है, सकारात्मकता भी है, समय भी वो दे रहे हैं। जबकि जब आए थे तब दिमाग में रिजर्वेशन था कि मैं 30 दिन या 25 दिन बाद चला जाऊंगा। उनका रिजर्वेशन ब्रेक हुआ, लेकिन उन्होंने उनका शेड्यूल जो था यहाँ पर, आजकल वो शेड्यूल आज भी मेंटेन करते हैं। 25 दिन बाद जब उनका रिजर्वेशन खत्म हुआ तब भी मेंटेन किया। बीच में उनका बर्थडे आया, फिर भी वो अच्छे से उस चीज को समझ चुके थे कि यहाँ पर जो समय है ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है, छोटी छोटी बातों से अपन को नाराज होकर नहीं चलेगा। उन्होंने अपने आप को ट्रैक पे रखा हुआ है, डे बाय डे उनके अंदर इंप्रूवमेंट हो रही है। और रिकवरी इज ए प्रोसेस। हम ऐसा नहीं कह सकते कि रिकवरी हो गया, रिकवरी हो गया ऐसा नहीं बोल सकते। रिकवरी होते रहता है इंसान में, थॉट्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। आज की तारीख में जब उनका मैंने वीडियो देखा या उनकी शेयरिंग जब सुनी, उसमें मैंने पाया कि ही इज ऑन द राइट ट्रैक, वो सही दिशा में जा रहे हैं। और आशा करते हैं कि आगे जीवन में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति इसी तरह से सजग रहते हुए जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ना कि जल्दबाजी करेंगे, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का, जल्दबाजी नहीं कर सकते। रिकवरी में आराम से शुरुआत करना, स्पीड तो पकड़ेंगे बाद में, पहले थोड़ा आराम से चले, थोड़ा आगे बढ़े, कॉन्फिडेंस हासिल करे कि हाँ भाई नशे के बगैर भी मैं ठीक ठाक रह सकता हूं बाहर। अपनी जिम्मेदारियां धीरे धीरे निभाएंगे, आगे बढ़ेंगे जीवन में। और आशा करते हैं कि वो एक अपने आप को एक उदाहरण स्थापित करे, ना कि दुनिया की नजर में नहीं, खुद की नजर में। और उनका ये पहला और आखिरी एडमिशन हो, यही माई से प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम अनुराग है, मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूं। मेरे हैश के नशे की शुरुआत साल 2016 में एक ट्रैकिंग ट्रिप के दौरान हुई थी, जब हम कुछ 5 दोस्त हिमाचल प्रदेश एक ट्रैक करने गए थे। वहाँ पे मुझे हैश कल्चर के बारे में और ट्रैवलिंग कल्चर के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद मुझे ट्रैवलिंग कल्चर की तरफ काफ़ी रुझान हो गया था और मैं हर महीने बहाने ढूंढता था हर वीकेंड पे जाने के लिए हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, कहीं ना कहीं पहाड़ों में ट्रैक के लिए। और ट्रैक के बहाने मुझे हैश का सेवन करने को भी मिलता था। तो इस दौरान मेरा हैश का सेवन काफ़ी ओकेजनली था, मतलब मैं काफ़ी कम यूज़ करता था और बहुत ही स्लोली यूज़ करता था, धीरे धीरे यूज़ करता था। इसके बाद मतलब मेरी जॉब लगी थी, मैं 2 साल काम किया मैंने एक इंडस्ट्री में, मैकेनिकल इंडस्ट्री में। तो इस दौरान जब भी मतलब मुझे इंडस्ट्री से छुट्टी मिलती थी, वेकेशन मिलती थी, लॉन्ग वीकेंड मिलते थे, या फिर कोई भी त्यौहार होता था, तो मैं हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड निकल जाता था अपनी कुछ ट्रैकिंग करने, जस्ट फॉर फन हैश को यूज़ करने। धीरे धीरे मतलब ऐसे करते करते मेरा हैश का प्रयोग जो ओकेजनली था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। 2019 के टाइम के अराउंड मैंने मतलब 2 साल जॉब करने के बाद 2019 को मैंने जॉब छोड़ी थी। जॉब छोड़ने के बाद मैं डिफरेंट इंडस्ट्री में शिफ्ट हो गया था, ट्रैवल इंडस्ट्री में शिफ्ट हो गया था। और ट्रैवल इंडस्ट्री में मैं काफ़ी मतलब कंपनीज के लिए मैं फ्रीलांस करने लगा, काफ़ी कंपनीज के लिए मैंने काम वाम किया। तो इधर उधर मेरे को जाने को मौका मिलता था और इस दौरान मेरा 8-10 महीने रेगुलर मैं हैश का यूज़ करने लगा था। 2019 से 2020 के अराउंड जब लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन लगने के बाद मतलब मेरी जॉब छूट गई थी और मैं अनएम्प्लॉयड हो गया था। अनएम्प्लॉयड होने के बाद करीब 1.25 साल मैं घर पे था। इस दौरान मतलब मैंने हैश का कोई प्रयोग नहीं किया था। और 2022 में मैंने एक ट्रैकिंग कंपनी ज्वाइन करी थी, जिसमें मैंने काफ़ी 6 महीने ट्रैक किया था। और इसमें मतलब
काफ़ी मतलब एक्सपीडिशंस करी थी, काफ़ी लॉन्ग ट्रैक्स करे थे। तो इसमें मतलब हम पहाड़ों में रहते थे और लोकल लोगों के बीच में रहते थे, तो हम हैश का यूज़ करते थे, ग्रुप्स में यूज़ करते थे और मतलब ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ करते थे, एंजॉयमेंट के लिए यूज़ करते थे। आखिरी में जब ट्रैक व्रैक खत्म हो जाते थे, अब मैं उन ट्रैकिंग कंपनीज के लिए मतलब जो भी मैं काम करता था, तो मैं ग्रुप्स को लीड वगैरह करता था। इसके बाद मतलब 2022 के बाद मतलब मैं घर पे आया था, तो घर पे आने के बाद मतलब मेरे फादर मदर, मेरे पेरेंट्स वगैरह, फैमिली वगैरह में क्लैशेस होने लगे थे कि तुम ये क्या कर रहे हो, मतलब अपनी लाइफ के साथ काफ़ी अनस्टेबल लाइफ है तुम्हारी, तुम्हारा करियर पाथ क्या है, तुम एक नॉर्मल लाइफस्टाइल क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो। तो इसी चक्कर में मतलब काफ़ी मतलब लड़ाइयाँ होती थी और उन्हें कहीं ना कहीं लगता था कि ये कुछ ना कुछ गलत प्रोडक्ट भी यूज़ कर रहा है। तो इसी दौरान उनको मैंने काफ़ी मतलब अपने बारे में सब कुछ शेयर कर दिया था कि मैं हैश वगैरह यूज़ करता हूँ, मैं सच कुछ बता दिया था। तो उनको काफ़ी इस बात से बड़ा झटका लगा और उन्होंने मतलब डिसाइड किया कि मुझे नशा मुक्ति केंद्र भेजा जाए। तो मेरे पेरेंट्स ने मतलब डिसाइड किया कि इसे नशा मुक्ति केंद्र में डाला जाए, तो उनको समर्पण के बारे में पता चला और उन्होंने डिसीजन लिया कि इसको समर्पण नशा मुक्ति केंद्र भेजा जाए। तो मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद मुझे कुछ दिन काफ़ी अजीब सा लगा था कि मतलब मैं ये कैसे आ गया एकदम से, मैं मतलब हैश का प्रयोग भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे और मतलब मैं क्यों यहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे एहसास हुआ, जो मैंने मतलब नॉलेज और इन्फॉर्मेशन गेन की सर की क्लासेस, सचिन सर की क्लासेस के बाद, तो मेरे को पता चला कि मैं ओकेजनल से बिंज पैटर्न पे चला गया था और मेरे को एहसास हुआ कि मैं कहीं एक दो साल में मैं एडिक्ट बन सकता हूँ हैश का, क्योंकि मतलब मेरा काफ़ी रुझान हो गया था ट्रैवलिंग की तरफ और मतलब मुझे लगने लगा था कि शायद मैं वहीं पे घर बनाऊंगा, वहीं पे स्टे मतलब अपनी लाइफ को बनाऊंगा। तो मेरे को ऐसा लगने लगा था, तो घर वालों को महसूस हुआ कि ये कहीं हैश का ज़्यादा यूज़ नहीं करने लग जाए। मुझे यहाँ पे आके एहसास हुआ कि मैं बिंज पैटर्न से एडिक्ट की तरफ बढ़ने वाला था कुछ सालों में। तो यहाँ पे आके मुझे मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। मतलब जब 2-3 दिन काफ़ी मतलब मेरे को अजीब सा लगा था, उसके बाद मैं रिदम में आ गया, मैंने डिसिप्लिन फॉलो किया है, एक रूटीन फॉलो किया है और यहाँ पे आके मुझे हार्ड वर्क और की वैल्यू पता चली है और एक लाइफ में आपका पर्पस होना चाहिए, डिफाइंड पर्पस होना चाहिए, जिससे आप मतलब आपका अपना करियर एक सेट पैटर्न पे जाए। तो यहाँ पे आके जो भी हम मतलब एक रूटीन फॉलो करते हैं, जैसे सवेरे जागते हैं, उसके बाद योगा होता है, तो योगा से मतलब काफ़ी बॉडी और माइंड में काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट हुई है, काफ़ी चेंजेस आए हैं, काफ़ी मेंटली चेंजेस आए हैं, काफ़ी आपको स्ट्रांग बनाता है योगा बॉडी के थ्रू। तो उसके बाद हम मतलब भजन सेशंस होते हैं, सुंदरकांड होता है, जो आपको एक आध्यात्म से जोड़ता है, आपको एक आध्यात्म की तरफ ले जाता है। तो आप मतलब काफ़ी स्पिरिचुअली भी काफ़ी स्ट्रांग होते जाते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे आपके मतलब काफ़ी मतलब सेक्टर्स इंप्रूव होते जाते हैं, आपकी ब्रेन के, आपकी बॉडी के, आपकी माइंड के, आपकी सोल के। मैं समर्पण नशा मुक्ति केंद्र और यहाँ के संचालक महोदय का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। काफ़ी थैंकफुल हूँ मैं यहाँ पे आने के बाद, और मुझे यहाँ पे आने के बाद जो मुझे एहसास हुआ है कि मैं कहाँ गलत था और मेरी ज़िंदगी कितनी अस्त व्यस्त हो चुकी थी, उसका भी मुझे काफ़ी एहसास हुआ है। और मुझे ये पता चला है कि नशा नाश की जड़ है और नशे को छोड़ देना चाहिए और घरों को जोड़ देना चाहिए। धन्यवाद। एक गलत चीज़ करने के लिए अगर ब्रेन इतना एक्टिविटी कर रहा है, इतना सोच रहा है, तो जीवन बेहतर बनाने के लिए, सोचने के लिए है चीज़ें उसके पास, शरीर है, बुद्धि है, परिवार का सपोर्ट है, एजुकेशनल सपोर्ट है, उसकी पढ़ाई लिखाई है, सब कुछ है। लेकिन अगर उसका ब्रेन उसके खिलाफ काम कर रहा है, नशा करने के बाद आदमी का ब्रेन उसके खिलाफ काम करता है। क्या कभी किसी ने सोचा है कि वो अपने माता पिता को दुख देगा? लेकिन नशा करेंगे तो माता पिता को तो दुख होगा ही। ये वो जगह होती है नशा मुक्ति केंद्र, समर्पण नशा मुक्ति केंद्र, वो ऐसी जगह है जहाँ पर हर एक नशेबाज को मदद मिल सकती है, प्रॉपर गाइडेंस मिल सकता है, प्रॉपर मोटिवेशन मिल सकता है, प्रॉपर डिज़ायर उसके अंदर वो चिंगारी जग सकती है जिसके कारण वो नशा छोड़ पाए। क्योंकि जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है। चारों तरफ से ऑब्सेशन आएगा, परेशानियाँ आएगी, डिफ़िकल्टीज आएगी, साथ साथ एसोसिएशन आएगी, नशे के साथ में जो जुड़ा हुए वो आएंगे। फिर भी इस चीज़ से दूर रहना है तो आपको प्रॉपर इनपुट यहाँ से काउंसलिंग के माध्यम से, इनपुट सेशन के माध्यम से, शेयरिंग के माध्यम से और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल सपोर्ट जो यहाँ पर सुंदरकांड में मिलता है, जो भजन्स में मिलता है। स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी है, इनपुट बहुत ज़रूरी है। योगा है जहाँ पर आपका शरीर, मन और बुद्धि तीनों के ऊपर काम किया जाता है। इनपुट सेशन है, इसके ऊपर भी काम होता है। इन शॉर्ट, नशा मुक्ति केंद्र में आके आदमी अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से सुधार सकता है। नशा मुक्ति केंद्र में किसी को मारना पीटने का कभी उद्देश्य नहीं रहता। यहाँ पर हम पेशेंट को समझते हैं और समझाते भी हैं। पहले उसको समझना पड़ता है, फिर वो समझता है।
पहले उसको समझो फिर समझाओ। यहाँ पर वो पेशेंट है, कोई मुजरिम नहीं है, वो डिसीज़ में बीमार है, उसको मदद की ज़रूरत है और हम हमारी तरफ से उसकी पूरी सहायता करने की कोशिश करते हैं और उसको उस दलदल से निकलने के लिए जो जहाँ तक बन सके उसकी मदद करते हैं। उसके परिवार की भी काउंसलिंग होती है, साइकेट्रिक डॉक्टर की अगर ज़रूरत पड़े तो उसकी भी मदद ली जाती है, ज़रूरी हो तो ही साइकेट्रिस्ट की मदद ली जाती है और अगर नहीं ज़रूरी तो कोई ज़रूरी नहीं है साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट। काउंसलिंग के माध्यम से ही बहुत सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। इनपुट सेशन में उसको बीमारी के बारे में, बीमारी के छलावे के बारे में सब कुछ अवगत किया जाता है। तो ये कुछ ऐसा पार्ट है, अगर आपको लगता है इनमें से कोई चीज़ आपके जीवन में हो रही है तो आपको देर नहीं करना चाहिए, तुरंत किसी न किसी नशा मुक्ति केंद्र में आप मरीज़ को भर्ती कर दो। जेल में डालना कोई उपाय नहीं होता, जेल में आदमी को सज़ा काटने के लिए भेजते हैं और नशा मुक्ति केंद्र में गलतियाँ सुधारने के लिए भेजते हैं। जेल में डालेंगे तो सुधरने का 0% चांस है, नशा मुक्ति केंद्र में डालेंगे तो जहाँ उसको नॉलेज मिलेगा, प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा, एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ेगा, वो कुछ सोचेगा, एब्सटेंस पीरियड में वो कुछ सोचेगा जीवन के बारे में और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो आगे जीवन में कुछ बेहतर करेगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि नशा मुक्ति केंद्र की ज़रूरत कब पड़ती है, कब लेना चाहिए। अगर कोई आदमी नशा कर रहा है और अगर उसके जीवन में नशे का क्वांटिटी बढ़ रहा है और क्वालिटी जो है जीवन की वो कम हो रही है, परेशानियाँ दिक्कतें बढ़ रही है, नशा नहीं करे तो नॉर्मल नहीं रह पाता, वो एक एबनॉर्मल एक्शन करता है रोज नॉर्मल बनने के लिए, तो उसको ज़रूर खुद से होके नशा मुक्ति केंद्र में एडमिशन लेना ही चाहिए। समय चलता जा रहा है, पता नहीं आगे नुकसान और क्या क्या इंतज़ार कर रहे हैं। संभावना करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। नमस्कार।